चलो भाई है ना। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम आज एक और नए लेक्चर की कर रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है ना। यानी कि 10th स्टैंडर्ड का एक बेहतरीन चैप्टर जो फर्स्ट ही आपका चैप्टर है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा पास आ गया, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक चैप्टर जो होगा आपका 10th स्टैंडर्ड के साइंस का एक ही लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर सकूं। यानी कि वन शॉट की माध्यम से मैं आपको अलग अलग चैप्टरों का वीडियोस ना अब मैं लगातार आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए आज सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी कि साइंस 10th स्टैंडर्ड का अगर आप जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि ये जो आपका चैप्टर वो दो पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। सबसे पहला क्या बताओ, सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन। और इसकी ही इसी चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या बताओ, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब आपके सामने लिखा हुआ है समीकरण, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानने का हमारा कोशिश रहेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग ना देखो क्या है इसका इतना ये जो बनेगा पीपीटी है, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है ना। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है ना। चलो हम लोग बढ़ते आगे। तो सबसे पहले इसमें आने वाला क्या चीज, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। देखो जो भी आप लोग ना जानते हो, परिवर्तन क्या होता है, एक होता है परिवर्तन। हम लोग समझने के प्रयास यहाँ पर हमारा ये रहेगा कि परिवर्तन यानी कि चेंज क्या होता है। जब आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तो 9th क्लास में आ रहा है चैप्टर परमाणु एवं अणु। उसके अंदर आप लोग जानते हो परिवर्तन। परिवर्तन दो होता है, ठीक है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, क्या होता है बताओ। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो भी मैटर है, सबस्टांस है, यानी कि आपका जो भी पदार्थ है उसके जो रासायनिक गुण है वो चेंज नहीं होते, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की मान लो बर्फ है, क्या है हमारा, बर्फ है। बर्फ यानी कि जल H2O होता है ठोस अवस्था में। अगर तुम इसको तापमान दोगे, क्या देंगे इसको हम लोग, अगर हम इसको तापमान देंगे, हीट देंगे, तो बताओ क्या बनेगा, द्रव। क्या बनेगा, द्रव। यानी कि तापमान देने से जो जल ठोस अवस्था में है, क्या वो जल H2O से कोई और बना, फॉर्मूला नहीं बना ना। यहाँ पर क्या बना, ये आपका हो गया लिक्विड स्टेट में। यानी कि जो ठोस अवस्था में था वो केवल किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में, यानी कि द्रव अवस्था में। अब ठोस अवस्था यानी अवस्था परिवर्तन हुआ है तो हम इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो हम इसको रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। यानी कि अगर ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो हम इसको रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हमारा होगा केवल भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसी परिवर्तन जिसमें केवल अवस्थाएं चेंज होती है, ना कि उसकी आणविक संरचना। और कोई न्यू उत्पाद भी नहीं बनता इसमें, है ना। इसमें कुछ अलग प्रकार का नहीं बनेगा पदार्थ, जो शुरू में था वही बनेगा, ठीक है ना। अगर तुम इस जल को और गर्म कर दोगे और हिट दो इसको तो क्या बनेगा बताओ, H2O बन जाएगा और ये गैसीय अवस्था में पहुंच जाएगा। क्या तो पहले ठोस था, हीट किया उसको, क्या बना, लिक्विड बना। बर्फ क्या होता है, मेल्ट होता है। बर्फ पिघलता है ना, तो ठोस से क्या बना, द्रव बना, और फिर इससे हमारा गैस बनेगा, ठीक है, गैस बन गया। तो ये अवस्था परिवर्तन है, हम इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। यानी कि देखो क्या है, ठोस हीट किया द्रव और हीट किया गैस। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ओनली है भौतिक परिवर्तन। हम लोग जानेंगे क्या, हम लोगों को जानने का जो इच्छा है ना वो ये है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज एक्चुअल में होता क्या है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, पूरी संरचना भौतिक अवस्था के साथ साथ जो आणविक संरचना है ना वो भी बदल जाता है। जैसे कि मान लो Fe क्या है बताओ, लोहा है ना। ये ठोस ठोस अवस्था में लोहा बिल्कुल चमकदार होता है। आप इसे कुछ देर के लिए हवा में खुला छोड़ दो, हवा में, ठीक है ना, हवा में छोड़ दो, 4-5 घंटे बाद आप आके देखना कि उसके ऊपर एक लाल रंग का, भूरा भूरा रंग का ना एक लेयर उस पर चढ़ जाती है। उस भूरे भूरे लेयर रंग को हम लोग क्या कहते हैं, जंग, है ना, जो कि बना लेता है Fe2O3, ठीक है ना।
साथ में FeO भी बन जाता है, ठीक है ना। इन दोनों को मिला करके एक नया कंपाउंड बनता है Fe3O4। आप इसे बोलते हो कि जंग लग गया। क्या लग गया उसमें? जंग। तो ये क्या, देखो यहाँ पर क्या था, ठोस था, है ना। अब ये ऑक्सीजन लिया होगा इसने कहां से, इन्वायरमेंट से, है ना, वातावरण से, हवा से उसने क्या लिया, O2 गैस लिया और क्या बन गया, Fe2O3, जंग लग गया। तो यहाँ पर शुरू में जो था वो अब नहीं है, तो हम इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, सॉरी हम इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है हम इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बताओ, हम इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले क्या बनते हैं, नए सबस्टांस का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है सुनो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ जो Fe था, Fe को हम लोग क्या बोल देंगे, अभिकारक। क्या बोल देंगे हम लोग, अभिकारक। यानी कि जो रिएक्शन में भाग लेता है उसे बोलेंगे अभिकारक। और जो नया बिल्कुल गुणधर्म वाला बनता है पदार्थ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, यानी केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद। मान लो मिल्क है, क्या हमारे पास में, मिल्क यानी कि दूध है, ठीक है भाई, तो वो दूध हो गया। अब दूध में हम लोग थोड़ा सा ना दही डालते हैं उसे, है ना, तो बताओ क्या बनता है, दूध से बन गया दही। तो दूध से दही बनना भी क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो हम उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दूध था शुरू में, थोड़ा सा क्षारीय होता है ना, 7 से ऊपर होता है इसका पीएच। दूध से क्या हो गया, दही बन गया। अब दही खट्टा होता है ना, तो स्वाद चेंज हो गया इसका, यानी कि दही खट्टा हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया रासायनिक। आप वापस से दही को दूध में चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे परिवर्तन जो वापस से अपनी मूल अवस्था में नहीं आता परिवर्तन के बाद, हम उसे बोलते हैं क्या चीज बताओ, रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ पर क्या हुआ, अभिकर्मक था कौन, दूध, और क्या बना, दही। दही क्या हमारा उत्पाद है ना। तो भोजन का पचना भी क्या है हमारा, रासायनिक परिवर्तन। अब खाते क्या हो और बाहर क्या निकालते हो ना, आपको पता है सबको। तो भोजन का पचना हो गया, श्वसन, सांस जब हम लोग लेते हैं, लिया ना, तो ये जो मैंने किया श्वसन, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से कौन था, हमारी बॉडी में पहले से था C6H12O6, सब जानते हैं इसको, ग्लूकोज आता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। जब हमारा भोजन का पाचन हो जाता है तो हमारी बॉडी में कौन आता है, ग्लूकोज आता है। अब इसकी रिएक्शन होता है कहाँ बताओ, O2 के साथ में होता है। अब O2 के साथ में जब इसका रिएक्शन हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, CO2 गैस। क्या मिलता है बताओ, CO2 गैस मिलता है, प्लस वाटर मिलता है, और साथ में मिलता है ऊर्जा, है ना, जिससे आप लोग दौड़ते कूदते हो, है ना, काम वगैरह करते हो, ये एनर्जी मिलता है। तो श्वसन के दौरान भी क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या है हमारा रासायनिक, है ना, परिवर्तन। ये लोहे में जंग लगना अभी मैंने आपको समझा दिया। अब मैग्नीशियम फीते का जलना, देखो एक मैग्नीशियम फीता होता है, ठीक है ना। इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज आने वाली है, यानी कि प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, उन सभी का ना मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा। वैसे मैंने पहले से ही कुछ ना जो प्रैक्टिकल्स हैं इसके वो डाले हुए हैं, ठीक है, आप जाके एक बार चेक करना अपने लिस्ट में, ठीक है। तो मैग्नीशियम फीते का जलना भी क्या है, हमारा एक भौतिक नहीं रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम धातु होता है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यही मेरे पास देखो ना, ये रखा हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये हमारे पास है मैग्नीशियम धातु। इसको अगर हम लोग ना बर्नर के फ्लेम पे रख देंगे तो जलना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। तो एक प्रैक्टिकल के वीडियो में अलग से लाऊंगा सेपरेटली, ठीक है ना, उसमें आप लोग जानेंगे कि जो हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक में क्या होता है, ठीक है, सब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। मैग्नीशियम फीते का जलना ना ये भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। दही का बनना जैसा मैंने भी आपको समझाया, ये सब क्या था हमारे पास में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि बताओ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको बोलना कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें नए गुणधर्म वाले नए जो होते हैं पदार्थ, उसका निर्माण होता है किससे, एक दूसरे पदार्थ से, ठीक है ना। ये रहा उसकी परिभाषा, ठीक है, आप इसको ना नोट्स कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इसके बाद में आता है कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसका प्रेक्षण आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी केमिकल चेंज हुआ है, कैसे लगेगा मालूम। तो उसको मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होगा। मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मिल्क। अब जो मिल्क होता है ना, यानी कि दूध होता है,
वो होता है कैसा, लिक्विड फॉर्म में। अब जो दही बनता है वो क्या बनता है, जो दही बन गया वो हमारा होता है सेमी सॉलिड, यानी कि अर्ध ठोस, है ना। आप उसे एक्वस कह सकते हो। यानी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, रंगों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तापमान में वृद्धि, तापमान में भी वृद्धि होता है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा करके एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और साथ में गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, किस लिए, कि आपको ये पहचानना है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आता है रासायनिक परिवर्तन, उसको हम लोग दिखाएं कैसे। जैसे कि मान लो आपके पास एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना, मैंने कहा मीथेन, मैंने कहा मीथेन गैस है, ठीक है। इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन हो गया, अभिक्रिया हो गई। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनता है इसमें ना। अब प्लस साथ में क्या बनता है, जल, जल बन गया। देखो अब ये जो है रिएक्शन, और ये बन गया इसका नया उत्पाद, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन को हम लोग दो प्रकार से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है ना। एक को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण, क्या बोलते हैं बताओ, शब्द। ये हमने यहाँ पर क्या लिखा है, शब्दों में, कहाँ लिखा बताओ, शब्दों में। तो इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण, ठीक है भाई। हम इसको बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है। तो जो शब्दों में हम लोग लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण, ठीक है ना, शब्द समीकरण। अब इसी को हम लोग अगर केमिकल फॉर्मूला में लिखे, कहाँ लिखे, केमिकल फॉर्मूला में। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास, देखो ध्यान से, मीथेन गैस होता है, तो मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है ना। अब CH4 क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, देखो ऊपर क्या था, मैंने इसी चीज को लिखा था शब्दों में, तो हम लोग इसे बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है। CH4 हो गया, O2 हो गया, ठीक है ना। और CH4 क्या बनाता है, CO2 बनाता है, और साथ में जल। अब ये ऊपर वाले शब्द वाले को हमने कहा लिख दिया, रासायनिक सूत्र में लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जो रासायनिक सूत्र हो गया, इसी रूप में किसी रिएक्शन को दर्शाना कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या, रासायनिक समीकरण। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है ये, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, उसे हम लोग दो प्रकार से दर्शाते हैं। एक तो हमारा होता है कौन सा, शब्द समीकरण, ठीक है ना। और दूसरा हमारा होता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। इस दो प्रकार से हम लोग इसको दर्शाते हैं समीकरण, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अब ना वैज्ञानिकों को ये लगा कि यार हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है उसे लिखेंगे कैसे, क्या तरीका होगा लिखने का। तो उन्होंने कहा कि इसको लिखने में समय लगेगा, इसको लिखने में, भाई मॉडर्न जमाने के लोग हैं ना, हमको क्या चाहिए, हमको समय चाहिए, फटाफट काम हो जाए, जल्दी से काम हो जाए। तो इस मेथड को, ये जो होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको नकार दिया, ठीक है ना। ये हमारे, हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम जो भी केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन कर रहे होंगे, रिएक्शन हमारा इस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और हम इसी रूप में लिखेंगे, और ये कुछ हार्ड वर्क नहीं होता, ठीक है ना। ये सब कुछ इजी होता है, कुछ बातों को ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमें हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने अभी क्या सीख लिया कि दो प्रकार से आप लोग किसी भी रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हो, शब्द और समीकरण, ठीक है ना। बढ़ते आगे, देखो अब हमारे पास में आता है कि रासायनिक जो समीकरण होता है, केमिकल इक्वेशन जो हमारा होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हो, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग केमिकल इक्वेशन द्वारा क्या क्या करते हैं, प्रदर्शित करो या निरूपित, ठीक है, बात एक ही होता है, प्रदर्शित करो या फिर आपको करना है निरूपित, बात एक ही, ठीक है ना। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है तत्वों के प्रतीक, क्या होते हैं, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, ठीक है। उत्पाद या फिर अभिकारक, उनका हम लोग या तो लिखेंगे तत्व का प्रतीक या फिर लिखेंगे उसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक परिस्थितियां, मान लो कभी ताप देना पड़ता है, क्या ताप, लेड नाइट्रेट PbNO3, ये हमारे पास एक होता है पदार्थ, अगर हम इसको हीट देंगे तब होगा इसका रिएक्शन। यानी कि कहना चाह रहा हूं कि जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो हमें उसमें देना पड़ता है तापमान, बिना तापमान को रिएक्शन नहीं करते, तो उसको हम लोग हीट का सिंबल ऐसे लगाते हैं, ठीक है। हम इसे बोलते हैं हीट का सिंबल। तब क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, क्या बनेगा। तो आवश्यक परिस्थितियां मतलब ताप हो गया, बहुत बार दाब लगाना पड़ता है, दाब का लगाना पड़ता है। मान लो मुझे H2 लिया मैंने और N2 लिया, तो H2 और N2 की जब भी होगी रिएक्शन,
तो हमें इस पे दाब लगाना पड़ता है, ठीक है ना, दाब। तो दाब कितना लगेगा वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कभी कभी रिएक्शन में तापमान भी देना पड़ सकता है, कभी हम लोग तापमान भी देते हैं, कभी दाब, कभी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है आपको आगे समझा देंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, उत्प्रेरक जो होता है वो रिएक्शन में हेल्प करता है, रिएक्शन में हेल्प करता है। कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर H2 और N2 है, ठीक है ना। तो H2N2 आपस में करके रिएक्शन NH3 अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ये जो रिएक्शन है ना अपने आप नहीं होता, इसको करवाना पड़ता है तापमान कम करके, दाब को बढ़ा करके, ठीक है ना, और साथ में उत्प्रेरक लोहे जैसे धातु का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे अलग से हम लोग यूज करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में पदार्थ जो खुद उत्पाद को बनाने में हेल्प, तो उसकी हेल्प तो होती है, मतलब वो हेल्प तो करता है, सहायता तो करता है, लेकिन उत्पाद में वो कहीं दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। वो केवल रिएक्शन की जो दर होती है ना, स्पीड, उससे घटाता या फिर बढ़ाता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक, ठीक है ना। ये आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या होता है, इन सबको हम लोग तीर के ऊपर या नीचे, है ना भाई, कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें तीर लगाते हैं आप लोग, को तीर में ऊपर या नीचे कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, कहीं भी। और इधर सुनो, जो तीर से पहले होता है पदार्थ, इसे हम लोग कहते हैं अभिकर्मक, अभी मैंने आपको समझाया था अभिकर्मक, और इसको हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड से दिखाएंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, है ना, इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद, यानी कि आप इसको RHS से दिखाओगे, राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट, और इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिएजेंट, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, है ना, या आप कह सकते हो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी इसको बोल लेते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद में केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना, किसको, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। सुनो ध्यान से, किसी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो जैसे कि मैंने कहा तुमसे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे देख लो आप लोग, है ना, ये मेरे पास जो है, अगर हम हीट इसको देंगे तो हीट करने के बाद में क्या क्या बनता है, इसका बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बनता है O2 गैस, ठीक है ना। ये O2 गैस बन गया, ये भी गैस होता है, ये होता है ठोस अवस्था में। देखो ये एक रिएक्शन है, क्या है ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें देखो यहाँ पे लेड कितना है, एक, यहाँ लेड कितना है, एक, यहाँ देखो N कितना है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर N भी 2 है, यहाँ N कितना है, 1। इस तरफ 2 परमाणु है नाइट्रोजन के, और इस साइड कितने, 1 परमाणु। तो नाइट्रोजन के परमाणु दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, ठीक है ना। तो इनको ही संतुलित करना पड़ता है। यहाँ देखो 2 तिया 6 ऑक्सीजन है भाई, यहाँ पर कितना है, 3 है ना ऑक्सीजन, बाहर 2 है, तो 2 तिया 6, तो LHS में कितना है, कुल 6 ऑक्सीजन। यहाँ देखो ध्यान से कितना है, 2, तो 4 और 1 5। राइट हैंड साइड की तरफ केवल 5 ही ऑक्सीजन परमाणु है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो संतुलित नहीं रहते पहले से, उसे हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं उसको बताओ, हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण, यानी कि आप लोग उसमें लिख सकते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, है ना। यानी हम लोग उसको बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है ना। ये सॉरी इक्वेशन, नॉट रिएक्शन, इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा होता है वे अभिक्रियाएं, या वे अभिक्रियाएं जो असंतुलित रहता है, असंतुलित होती है, असंतुलित होती है, वो कौन होते हैं बताओ, वो होते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण कहलाते हैं। पेपर में बहुत बार आ जाता है ये, ठीक है ना, समीकरण कहलाते हैं, तो पेपर में आ जाएगा, इसलिए आप लोग ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या है, लिखो मत ही ना, सब ये सब कुछ ना PDF मिल जाएगा, ठीक है ना, ग्रुप में घर में बैठ कर आराम से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ओनली समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, देखो ये हो गया, ठीक है ना। ये सब एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ना फटाफट से आपको ओनली समझा दे रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नियम आता है,
मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हिंदी में कहते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसका पालन हो सके का नियम, इसका पालन हो सके, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम का पालन हो सके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका पालन हो सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को संतुलित करते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संतुलित करना क्यों जरूरी, ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया। अब संतुलित करते कैसे, ठीक है ना, उसका मैंने पूरा ना कंप्लीट वीडियो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, उसको मैं आपको एक ना छोटी सी वीडियो में, 1 घंटे का वीडियो होगा या फिर आधे घंटे का, ठीक है, मैं उसमें ना सभी जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करने का ट्रिक बताऊंगा और तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, इसमें फिलहाल आप लोग ना ये समझो कि संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है ताकि क्या हो सके, परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर हो सके। कहा देखो, यहां पर लिखा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है ये, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है ना, तो इस नियम का पालन हो सके इसीलिए क्या करता है, इसीलिए हम लोग उसको संतुलित करते हैं, किसको, रासायनिक अभिक्रिया को। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है ना, कि बताओ केमिकल रिएक्शन को संतुलित क्यों करना पड़ता है, तो हम लोग आंसर क्या देंगे उसको, क्योंकि उसको पालन करना होता है, किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। ठीक है ना, चलिए, तो यहां तक हमारा एंड होता है क्या चीज, कि संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है ना, संतुलित कैसे करते हैं, क्या विधि है, ठीक है ना, ये सब कुछ मैं जो है ना पूरा डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन वैसे कर चुका हूँ ना, दोबारा मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, और आधे घंटे का लगा करके वीडियो, ठीक है, किसी और वीडियो में। ठीक है, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, मैं देखो बैलेंस करने का जो क्वेश्चन है पेपर में वो तो आएगा, वो तो एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है। ठीक है ना, एक ये भी आता है कि आप पहले आपको दिया होगा क्वेश्चन में शब्द समीकरण। ठीक है, इसको तुम्हें बदलना पड़ेगा किसमें, रासायनिक समीकरण में। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण में। ठीक है, और फिर तुमसे बोलेगा कि इसको संतुलित करिए, संतुलित करवाएगा तुमसे। ठीक है ना, संतुलित कीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में आता है। ठीक है, इसका हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे अलग से। ठीक है, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में कई ना, तो 4-5 टाइप का है जो तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, तो हमारे कोर्स में कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, उनमें सबसे पहले आता है कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक लेंगे पदार्थ, 2 या 2 से, मान लो एक ए है और एक बी है, अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी आ जाता ना, तो मिलकर के एक बनता अलग ई पदार्थ। क्या बनता, ई पदार्थ। 2 या 2 से अधिक जो होते हैं अभिकारक, वो मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक ही उत्पाद बनाते हैं। मान लो ए है प्लस बी है, ए और बी मिलकर के क्या कर रहा है, सी बना रहा है ना, सी बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, तो संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले आपकी आती है, और इसमें हम लोग इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो आप हेडिंग जो है ना दोनों भाषा में लिखे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, ये रहा दहन, किसका, कोयले का दहन। अब कार्बन होता है कोयला, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसका दहन, दहन मतलब जलना, है ना, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं कंबसन। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कंबसन। ठीक है, देखो तो इसमें क्या बना, CO2, क्या बना इसमें, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 2 पदार्थ, कितने बने, 1 पदार्थ। ऐसे देखो इसमें और भी आते हैं, पानी का बनना, है ना, ये रहा H2 प्लस O2 मिलकर क्या कर रहे हैं, H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 अलग अलग है पदार्थ, एक ही पदार्थ मिल रहा है ना, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, क्या बोलते हैं इसको, बिना बुझा, इस बिना बुझे चूने को हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है ना, ये होता है बुझा हुआ चूना, ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना पेपर में पूछता है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना कौन होता है, तो ये होता है, ठीक है ना, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ध्यान रखना है। हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बिना बुझा चूना, बिना बुझा, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो यहाँ पर भी दो पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, क्या बना रहा है, एक पदार्थ है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। जितना इंपोर्टेंट ये है, इससे 4 गुना इंपोर्टेंट ये है कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, बहुत इंपोर्टेंट है ना। संयोजन में ही इसका आता है बहुत सारा एग्जाम्पल। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखो क्या होता है, जब तुम लोग ना कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे ना जल में, किसमें, जल में, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्टिविटी है तुम्हारे बुक में, ठीक है, देख लेना। उसमें क्या है, उसमें ऐसा बीकर सा दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें डाल रहा है पानी है उसमें, और पानी में डाल रहा है क्या चीज, वो कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर ऐसे हाथ से ना छू करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि उसमें उष्मा बाहर निकल रहा है, इसमें उष्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हम इसको बोलते हैं क्या अंग्रेजी में, हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं बताओ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होता है, जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा भी निकलता है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपोर्टेंट है, माइंड में आपको यहां रखना है हमेशा, ठीक है ना। पेपर में जाओ तो इसको बिना पढ़े मत जाना। प्राकृतिक गैस का दहन, एग्जाम्पल कौन कौन से, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक मतलब जिस कार्बन मीथेन गैस हो गया, ठीक है ना, चलता है, घरों में यूज करते हो, है ना। घरों में जो एलपीजी यूज करते हैं उसमें कौन होता है, उसमें मीथेन और ब्यूटेन का ना मिश्रण होता है, ठीक है ना, तो वो हम लोग यूज करते हैं। तो मीथेन गैस का जब दहन होता है तो क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है, जल मिलता है, और बहुत सारी मात्रा में उष्मा मिलती है, ठीक है ना। ग्लूकोज देखो क्या लिखा हुआ है, श्वसन लिखा हुआ है ना, ये भी क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि रेस्पिरेशन, सांस लिया ना, अभी आपको मैंने समझाया था कि जो आप लेते हो ग्लूकोज, ये आपकी बॉडी में होता है, ब्लड में, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के पश्चात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो आप छोड़ देते हो, ठीक है ना, और जल बनाता है जो वहीं रक्त में मिल जाता है, और इन दोनों उत्पाद के साथ साथ में उष्मा के रूप में क्या निकलती है, एनर्जी, क्या निकलती है, आप जिसे बोलते हो एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। तो एनर्जी रिलीज यानी कि निकल रही है, उत्सर्जन हो रहा है, कहां पर, जब आप श्वासन करते हो ना, सांस लेते हो ना, तब, यानी कि रेस्पिरेशन में। तो ये हमारा क्या है, उष्माक्षेपी का उदाहरण, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखो वियोजन से पहले ना आपको यहाँ पर मैं एक चीज ना समझा दूं, और श्वसन को किसको, हाँ, उष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, उष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, क्यों कहते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप सांस लेते हो, हम लोग कहते हैं कि श्वसन के दौरान, कब, श्वसन के दौरान क्या होता है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस जो होता है ना, जो आप लोग इनहेल करते हो, वो क्या होता है, वो ग्लूकोज से करता है रिएक्शन, किससे, तो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या करता है, CO2 जल के साथ साथ, जल के साथ साथ ऊर्जा, किसका, ऊर्जा के रूप में, ओ सॉरी, उष्मा के रूप में, है ना, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन, क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसीलिए हम लोग इससे बोलते हैं क्या चीज, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, किसको, श्वसन को, पेपर में आता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं श्वसन को, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है, वहीं फिर से हम लोग चल रहे हैं। तो उष्माक्षेपी लगे पता क्या होता है, उष्माक्षेपी लगे पता, विस्थापन, सॉरी, संयोजन जो हुआ वो खत्म हो गया, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया हुआ खत्म। अब आता है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखो
वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा है, विपरीत किसका, संयोजन का, किसका, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का विपरीत, विपरीत होता है कौन, विपरीत होता है वियोजन अभिक्रिया, कौन होता है, क्यों होता है, वियोजन, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया होता है, क्यों होता है भाई, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, क्यों होता है, तो ध्यान से सुन लो क्यों होता है, ये क्वेश्चन रहता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि संयोजन में क्या था, दो या दो से अधिक मिलकर के एक बना रहे थे पदार्थ, है ना, जबकि वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, ठीक है ना, एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर दो या दो, एक से दो या दो से अधिक बनता है पदार्थ, तो जस्ट विपरीत है, ठीक है ना, किसका, संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसमें था क्या, उसमें संयोजन में था क्या, उसमें एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक मिलकर के क्या हो रहा था, एक पदार्थ बन रहा था, कितना बन रहा था, एक पदार्थ, है ना, तो ये इसलिए क्या उसका विपरीत है, ठीक है। अभिकारक टूट करके क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक अकेला, ठीक है, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब वियोजन जो होता है हमारा तीन प्रकार से हो सकता है, आपके एनसीईआरटी में वियोजन अभिक्रिया को तीन प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, मतलब कि तीन प्रकार से किया गया उसका वियोजन। सबसे पहले हम लोग करते हैं उष्मीय वियोजन, यानी उष्मा का उपयोग करते हैं, उष्मा यानी कि थर्मल, हमसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, उष्मा देते हैं, क्या होता है इसमें, इसमें हम लोग उष्मा देते हैं, ठीक है ना, उष्मा दे करके हम लोग करते क्या है, उसको तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, पदार्थ को, ठीक है, तब बनता है एक नया पदार्थ, एक एक से अधिक एक एक से अधिक बनेगा। देखो क्या होगा, उष्मा द्वारा क्या जाता है वियोजन, मतलब तोड़ते हैं उसको, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, देखो उसका ये रहा, ये रहा, दिख रहा है, ये फेरस सल्फेट, क्या है ये, फेरस सल्फेट जो होता है हल्का हरा रंग का होता है, कौन सा होता है, फेरस सल्फेट हल्का हरा, हल्का हरा रंग का होता है, उष्मा देते हैं उसको, Fe2O3 बनाता है, ये कैसा होता है, ये भूरा लाल रंग का होता है, भूरा लाल रंग का होता है, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखना है, साथ में सड़े हुए अंडे की बदबू भी आती है, जो SO2 गैस होता है सड़े हुए अंडे की, ठीक है ना, या फिर बहुत बार जलने जैसी भी बदबू आती है, कैसी आती है, हाँ जलने जैसी बदबू आती है, सल्फर की आती है, वो सल्फर की, ठीक है ना, तुमने वो देखा है जब माचिस की तिल्ली जलाते हो बदबू आती है, वैसी बदबू आएगी इसमें, ठीक है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसें बनती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो सल्फर सॉरी फेरस सल्फेट जो होता है हल्का हरा रंग का होता है, और ये भूरा लाल रंग में बदल जाता है, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो ये सारा क्या हमारा उष्मा दे रहे हैं, उसमें उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दिया तब ये टूटा, ठीक है ना, ये भी मैं एक्सपेरिमेंट में लाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो में लाऊंगा सारा, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्टिविटी 1 2 3 है ना, सब कुछ जितने भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या, हल्का हरा हो गया, हल्का हरा था हमारा ये हमारा लाल भूरा रंग का हो गया, ठीक है ना, ये उष्मा के कारण हुआ, ठीक है। देखो इसका कुछ और एग्जांपल्स है, फेरस सल्फेट आपने अभी देख लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, कौन सा, चूना पत्थर बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इसको उष्मा दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना में टूट जाता है, और क्या बनता है, साथ में CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, साथ में बिना बुझा चूना बना, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, किससे, तो भाई साहब ये तो फॉर्मूला ना याद करना पड़ता है, फॉर्मूला मैंने आपको 9th में सिखाया था कि कैसे याद होता है, किसी ने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमारे माइंड में आ रहा है कैल्शियम, कैल्शियम का +2 होता है, +2 होता है संयोजकता, आपको मैंने 9th में सिखाया था, और कार्बोनेट का मैंने कहा था याद करना है आपको, यह है कार्बोनेट CO3, इस होता है 2-, अगर कट रहा है तो काट दो, कट गया ना, एक बार में कट गया ये, तो एक से गुना करेंगे Ca में, क्या बनेगा Ca, एक से गुना करेंगे CO3 में, ये ऐसे बनता है फॉर्मूला, जिसको मेटल सब कुछ याद है, आयन वगैरह याद है, ये सब कुछ, उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत इजी होता है, ठीक है।
अगला हमारे पास में जो वो है लेड नाइट्रेट का गर्म करना, ठीक है। लेड नाइट्रेट को हम लोग जैसे हीट देंगे ना, उष्मा देंगे उसको, क्या हो जाएगा, वो लेड ऑक्साइड बनाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था ना, मैंने अभी इसका आपको एग्जांपल दिया था। तो लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 गैस बनता है, क्या बनता है, और साथ में बनता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस बनना, देखो एक ही तो पदार्थ नहीं है, कितने बने, 1 2 3 बने के नए पदार्थ, और तीनों के गुण अलग अलग हैं। तो एक अकेला पदार्थ को गर्म करने से दो या दो से अधिक उत्पाद में होता है वियोजन, उष्मा की हेल्प से। किससे हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ये आपके कंठस्थ होना चाहिए रिएक्शन। कैसे याद होगा, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब तक लिख लिख के नहीं देखोगे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन याद ही करना पड़ता है। अभी याद कर लो, कुल 4 तो रिएक्शन है वियोजन में, ठीक है ना। उसमें हमें फेरस सल्फेट का है, बुक में एनसीईआरटी में तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा कहां पर है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, और तीसरा हमारे पास लेड नाइट्रेट का, ठीक है ना। तीनों का आपका एक्सपेरिमेंट है तुम्हारी बुक में, मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना तुमको बाद में। तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का आपको करना है, ठीक है ना, याद है। और ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ये वाला तो समझ लो कि 2024-25 है ना, एग्जाम में तुम्हारे आएगा बोर्ड में, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्या, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद आता है कौन सा, चला गया ये, शो कैसा नहीं हो रहा है। देखो इसके बाद में आता है आपका विद्युत अपघटन। क्या होता है, विद्युत, या आप कह सकते हो विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। ये कहां गया, विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है ना, बहुत इजी है, तो हार्ड वर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, तोड़ते हैं किसको, पदार्थ को। भाई मान लो इसमें क्या होता है, जल होता है, क्या होता है इसका बेहतरीन जो एग्जांपल वो जल का है। पानी लो, पानी का करवाना है क्या चीज, विद्युत अपघटन, विद्युत धारा करेंगे प्रवाहित, ठीक है ना। विद्युत धारा हम लोग जैसे देंगे तो जो जल होगा ना वो H2 गैस में और O2 गैस में टूटेगा। कहा, H2 गैस में और O2 गैस में टूटेगा, ठीक है। देखो क्या हुआ, एक पदार्थ है जल, कितना बन गया, दो अलग अलग बन गए पदार्थ। इसे हम लोग संतुलित करना जानते हैं, ठीक है ना। O या दो है, या दो लगा दो, दो लगा दिया, ठीक है। तो इसमें दो चीज होता है, इसमें एक होता है एनोड, क्या होता है इसमें एक होता है एनोड। एनोड पर कौन सा गैस बनेगा, तो ऑक्सीजन गैस। एनोड पर O2 गैस का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। उत्सर्जन होता है कौन सा गैस का, बताओ, O2 गैस का। ये याद रखना है कि जब हम करते हैं जल का अपघटन, या जल का जब करवाते हैं वियोजन, विद्युत अपघटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो जब जल का विद्युत अपघटन होता है, तो जल के विद्युत अपघटन के दौरान क्या बनता है, O2 गैस कहाँ, एनोड पर। कहाँ बनता है, क्या, एनोड पर, एनोड है ना, हिंदी में भी एनोड ही कहते हैं। और एक होता है भाई साहब कैथोड, क्या होता है, कैथोड, कैथोड होता है माइनस वाला, जो होता है एनोड वो होता है प्लस वाला, ठीक है ना। आपके 10th स्टैंडर्ड पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एनोड होता है वो प्लस होता है, और कैथोड होता है माइनस वाला, ठीक है ना। इस पर क्या बनता है, इस पर H2 गैस, ये क्या हो गया, ओहो, क्या चल रहा है यार ये, चलो कोई यहाँ लिख लेता हूँ। वो तुमने छाप लिया था ना, वीडियो पॉज करके ना छाप लेना, ठीक है। देखो कैथोड पर क्या बनता है, कैथोड पर H2 गैस, क्या होता है, H2 गैस, H2 गैस का निर्माण होता है, क्या होता है बताओ, निर्माण, ठीक है ना, होता है, या आप लिख रहे हो उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब देखो, अभी तुमने देखा था रिएक्शन H2O का, उसमें क्या बना था, 2 H2 गैस था ना, और एक O2 था। देखो जितना मात्रा O2 गैस की है, उससे दुगनी किसकी है, H2 गैस की, यहाँ दो नहीं है, क्यों, क्योंकि एक जल के अणु में, एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं, एक जल के अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं,
इसीलिए क्या होते हैं, हाइड्रोजन डबल बनता है गैस। और कहाँ बनता है, कैथोड में बनता है। कौन सी गैस बनती है डबल, हाइड्रोजन गैस डबल बनती है। पेपर में आता ही है कि बताओ जब हम करते हैं जल का विद्युत अपघटन तो कौन सी गैस अधिक मात्रा में बनती है और दुगनी बनती है मात्रा में। ऑक्सीजन जितना बनेगा, अगर ऑक्सीजन बना 2 लीटर तो H2 गैस बनेगा कितना, 4 लीटर, ठीक है ना, डबल मात्रा में बनता है। क्योंकि जल के एक अणु में H के 2 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 2 अणु होते हैं। यहां हमने 2 क्यों लगाया था पता है ना, बैलेंस करने के लिए। क्यों लगाया था, और बैलेंस करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 2H था, यहाँ पर 2H था ना, तो हमने यहाँ पर 2 लगाया था इसलिए। तो क्योंकि एक अणु में 2H होता है जल के, इसीलिए इसमें हाइड्रोजन गैस भी डबल बनता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग ना जानते हो। चलिए हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है। अच्छा, इसका ना मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि विद्युत अपघटन का जो मामला है वो कैसे होता है, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है ना, ये विद्युत अपघटन मेरे पास में हैगा। तो विद्युत अपघटन हमको ना पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। देखो ये ध्यान से, ये रहा। क्या करते हैं इसमें हम लोग, इसमें क्या होता है, एक हम लोग को नहीं, ये ना डिक्टो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है ना। इसका है, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। तो इसमें क्या, देखो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हमने देख लिया। इसमें एक बैटरी जोड़ दी 6 वोल्ट की। देखो यहाँ, देखो ये क्या, ये हमारा ऑक्सीजन गैस है और यहाँ हमारा इधर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस होता है डबल मात्रा में बनता है, ठीक है। ये आपको वो ना कुछ ऐसा होता है, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। इसके बाद में आता है कौन सा बताओ, हाँ आप लोग सीख रहे हो वियोजन अभिक्रिया। 2 टाइप से हो गया, उष्मा से हो गया और विद्युत से हो गया। उष्मा से हो गया, विद्युत से हो गया, अब बचा कौन, प्रकाशीय। तो अब आता है पास में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। हाँ, प्रकाशीय में क्या कहते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश की सहायता से, किसकी, प्रकाश, प्रकाश सनलाइट है ना, की सहायता से हम लोग क्या होता है, तोड़ते हैं किसी एक पदार्थ को, ठीक है। क्या बोलता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड, कौन है ये, सिल्वर क्लोराइड, और बड़ा इंपोर्टेंट, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको प्रकाश में रखोगे, धूप में जा करके रख दो, तो धूप में क्या होगा रखने से, सिल्वर धातु बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर धातु। और दूसरा बनता है क्लोरीन गैस, ठीक है ना। तो Cl2 गैस बनता है और Ag धातु, ठीक है ना। अब देखो जो AgCl होता है ना, ये होता है सफेद रंग का, श्वेत बोलो, श्वेत, ठीक है, बिल्कुल व्हाइट होता है, व्हाइट। जब हम इसको धूप में रख देंगे, है ना, किसमें, Hν का मतलब होता है धूप, ठीक है ना। यहाँ हम ना लिखा मिलेगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलेगा लिखा हुआ। इसमें क्या होता है, Ag धातु बनता है, ठीक है ना, ठोस, और यहाँ बनता है Cl2 गैस, ठीक है। इसमें क्या देखो, ये होता है श्वेत और ये हो जाता है बिल्कुल धूसर रंग का, धूसर, धूसर बोलते हैं स्लेटी रंग को, है ना, धूसर रंग का ये हो जाता है, ठीक है ना। धूसर रंग होता है ना, जैसे तुम्हारा पैंट है स्कूल का, किसका, जनता वालों का, देखना तुमको भी, ठीक है। स्लेटी रंग का पैंट होता है ना, स्लेटी, देखो इस रंग का, ये रंग दिख रहा है, ऊपर का कलर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, धूसर बोलते हैं इसको। तो किसका होता है, AgCl को जब हम लोग धूप में रखते हैं, AgCl को जब हम लोग धूप में रखते हैं ना, तब ऐसा होता है, ठीक है। AgBr, ये भी जब आप रखते हो सूर्य के प्रकाश में, तो क्या होता है, Ag बनता है, साथ में Br2 बनता है, ठीक है ना। तो Br2 आपका बनता है, साथ में Ag बनता है। अब ये दोनों सेम रिएक्शन है, ठीक है ना। आपको एग्जांपल ध्यान रखना है। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस में धूसर रंग में बदल जाता है, ठीक है ना, स्लेटी मतलब कर जाता है, ग्रे कलर बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, ग्रे। और ये जो रिएक्शन है ना, अब तो यूज नहीं होता, लेकिन पहले इसको लोग यूज करते थे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद है तुमको, पहले कैमरे का रील था, कैमरे में ना जब फोटो खींचते थे तो उसमें रील होता था, उस रील को धोते थे वो। तो सिल्वर ब्रोमाइड का विलियन होता था, क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का विलियन होता था पानी सा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोल्यूशन बोलते हैं।
उसमें उसको रील को ना अच्छे से सफाई करते थे। खैर अब तो कैमरा आ गया है, डिजिटल है ना, और अब इंक से होता है सब कुछ, प्रिंट है ना। खैर तो आपको अगर कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि बताओ श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाले पदार्थ कौन से हैं, तो आप बता दोगे AgBr। क्या बताओगे? फिर बोलेगा कि इस ये जो पदार्थ है इसकी सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होगी, इक्वेशन लिखिए। तो आप लोग ये लिखोगे, ठीक है भाई, तो दिक्कत तो नहीं। तो यहां पर तुमने अभी क्या देखा, 3 प्रकार के देखे वियोजन अभिक्रिया। एक देखा कौन सा, जो उष्मा से हुआ, दूसरा विद्युत धारा से हुआ, और तीसरा सूर्य प्रकाश से हुआ। इन सभी में ऊर्जा देनी पड़ी, ऊर्जा। इससे पहले जब था वियोजन, वो संयोजन, उसमें ऊर्जा निकल रही थी, तो वो था उष्माक्षेपी। क्या था वो? यहाँ उष्मा दे रहे हैं, तो ये कौन सी होगी? ये होगी उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, देखो यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो उष्मा शोषी को बोलते हैं अंग्रेजी में क्या चीज, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्मा शोषी कौन होते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें तोड़ना पड़ता है, किसको तोड़ना पड़ता है, उत्पाद को, और हम उसमें उष्मा देते हैं। ये आप सिंपली ना अपनी लैंग्वेज में याद रखो, रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटो मत ना। क्या कि वो रिएक्शन जिसमें ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, तभी होता है वो रिएक्शन, हम उसे बोलते हैं उष्मा शोषी, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन है इसके पीछे जितने भी थे ना, विद्युतीय वियोजन, AgCl का, AgBr का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, लेड नाइट्रेट का वियोजन, सभी एग्जाम्पल थे किसके, उष्मा शोषी के, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब होता है अभिक्रियाशील धातु, है ना। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या, Fe, क्या है इसमें, Fe लोहा एक धातु है जो कि कॉपर सल्फेट में अगर तुम डालोगे तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। देखो है ना, यहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट है, ये नीले रंग का होता है, विलियम किसका, कॉपर सल्फेट का। हम अगर उसमें कील डुबा देंगे, कील किस चीज का होता है, धातु लोहे का होता है, अरे धातु लोहा होता है ना वो Fe, इसका होता है। तो क्या करता है, इसका रंग धीरे धीरे नीले से फेड हो जाता है, यानी कि भूरे रंग में चेंज होना शुरू हो जाता है, इसका नीला रंग गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है, क्योंकि जब आपने कील इसमें डाला तो लोहे के कील में जो परमाणु है Fe, वो लोहे से निकल करके विलयन में चला जाता है। कहाँ, विलयन में। और विलयन में जाने के बाद में क्या होता है, वहां जो कॉपर होता है बैठा हुआ, उसे धक्का देके भगा देता है ना, एक चलो किस वजह से, है ना, इस तरह से। तो कॉपर को बाहर निकाल देगा, देखो अलग ये रहा है भाई। Fe को पसंद है इसकी वाली, कॉपर के साथ बैठी मस्ती, है ना। अब कॉपर को बोलेगा ये ताकतवर इंसान है, भगो यहाँ से, है ना, अपनी तरफ कर लेता है ना, और देखो अकेला हो गया। हाँ क्या हो गया, हाँ ब्रेकअप हो गया, नहीं करवा दिया, हुआ थोड़ी है, इसने करवाया जबरदस्ती लालच देकर के ना। अच्छा ये भी राजी तुरंत हो जाती है भाई साहब, है कि नहीं, क्यों, समझता है ना ताकतवर ज्यादा है, पैसा वैसा मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पैसा है वहीं चलता है सब चीज, है ना। तो पैसा कमाओ, वो अपना पीछे पीछे आ जाती है, ठीक है। देखो समझ में आया भाई। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ना आप लोगों ने पढ़ लिया ना, ये एग्जांपल ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट वाला पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्योंकि बोर्ड में बोलेगा बताओ इसमें कील डालने से रंग इसका फेड क्यों हो गया, फेड मतलब धुंधला क्यों हो गया, इसका ब्लू रंग क्यों गायब हो गया, तो क्या बताओगे, हैं क्या बताओगे, बताओ, नहीं पता, अभी तो बताया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग कील को डुबाते हैं तो कील का जो होता है Fe परमाणु वो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से कॉपर आयन को विस्थापित कर देता है, क्या क्या करता है, और जाकर के कील की जो सतह है उस पर जाकर के चिपक जाता है, ठीक है ना।
इसका भी मैंने डाला हुआ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, उसको देख लेना वीडियो में, वरना मैं दोबारा से डालूंगा, ठीक है ना। एक ही वीडियो में सारे एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर के, ठीक है ना, एक ही में सब कर देंगे एक ही दिन बैठ करके, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया खत्म, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, ये रहा, लोहे के कील पर भूरे रंग का कॉपर पर जम जाता है, ठीक है ना, किसमें, जब हम डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा के निर्माण का रंग हो गया, ठीक है ना। देखो CSO4 के नीले विलयन का रंग हरा रंग का होता है, क्या हो जाता है, हरा पूरा नहीं होता है, हल्का हरा होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग हल्का हरा रहता है, ठीक है ना, के निर्माण के कारण होता है, ये ना FeSO4 बनता है। तो ये रहा, ऐसे ही इसमें एक एग्जांपल और है जिंक का, तो ये जिंक धातु क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। हम जिंक धातु को जैसे कॉपर सल्फेट में डालेंगे ना, तो जिंक सल्फेट बना लेता है वो, जिंक सल्फेट। देखो अभी कॉपर मजा कर रहा है कहाँ, SO4 के साथ, जिंक को देखा नहीं जा रहा है कॉपर को उसके साथ में ना, तो जिंक बोलता है साला हमको नहीं दे रहा मजा, जिंक, तो जिंक यहाँ चिपक गया, ठीक है ना, और कॉपर कहाँ गया, साइड में, ठीक है ना, डरपोक है ना कॉपर, हल्का सा मारते हैं चला चल जाता है साइड में, है ना। ठीक है भाई जा रहा हूँ, ठीक है, तू ही बैठ, तू ही बैठ, मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। ये क्या बोलती है फिर, साला डर गया फट्टू, ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है ना, विस्थापन अभिक्रिया बढ़िया चीज है। देखो जिंक कॉपर से अधिक क्या है, अभिक्रियाशील तत्व है, क्रियाशील है, रिएक्टिव ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर था क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अब कौन आएगा, अब इसमें आता है मेरे पास में द्विविस्थापन, क्या आता है, तो मेरी वाली मैं तेरी वाली है ना, ऐसे एक्सचेंज कर लो, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। अरे इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। द्विविस्थापन को बोलते हैं अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये बात भी आपको पता होना जरूरी है। देखो यहां पर क्या है, इस, अच्छा ये रिएक्शन जो होगा जलीय विलयन में ही होता है, अकेला ठोस अवस्था में नहीं होता, ठोस अवस्था में नहीं होता। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयनों के किससे होता है, आदान प्रदान। देखो यहाँ पर बेहतरीन एग्जाम्पल है वो कौन सा है, वो आपका इसमें एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट का, किसका, सोडियम सल्फेट को हम लोग जैसे डालते हैं बेरियम क्लोराइड के विलयन में, देखो यहाँ पर BaCl2 है ना, तो सोडियम सल्फेट में Na2SO4 है ना, और यहां पर है बेरियम क्लोराइड, दिख रहा है। देखो Na Ba को हटा देता है, Na को ज्यादा Cl पसंद है ना, तुमने बार बार देखा होगा NaCl बहुत बोलते हैं, NaCl का रिश्ता बढ़िया है यार। अब तुमने बताओ Cl को कहीं और बिठा दिया तो Cl को अच्छा लगेगा, ऐसे ही Na को अच्छा भी नहीं लगता है, तो उसको जहां दिखता है किस और के साथ में तुरंत उसको भगा देता है, चलो साला यहाँ से, है ना। तो Na क्या होता है, NaCl बन जाता है Na, और BaSO4 के साथ पहुंच जाता है, BaSO4 है ना, इसे बोलते हैं बेरियम सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ दो लगा देंगे तो हो जाएगा संतुलित, है ना। तो बेरियम सल्फेट, अब ये जो बेरियम सल्फेट है ये सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है, क्या बनाता है, अब ये अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रिसिपिटेट, नाम सुना होगा, ठीक है। अवक्षेप यानी कि प्रिसिपिटेट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये बनता है बेरियम सल्फेट का। अवक्षेप क्या होता है, जो पानी में नहीं घुलता। इस रिएक्शन में तुम देखना कि ये दोनों जो होते हैं विलयन में होते हैं, इनका कोई रंग वंग नहीं होता है, बिल्कुल होता है विलयन साफ, पानी साफ। जैसे ही मिलाएंगे आपस में दूधिया हो जाता है, क्या होता है, दूधिया होता है, इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वहां पर बेरियम सल्फेट बनता है और जाकर के नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाता है। टेस्ट ट्यूब बोले तो प्रकनली में है ना, नीचे बैठता है सफेद सा, मिल्की बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जितना इंपोर्टेंट ये है ना द्विविस्थापन, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्टेंट ये है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा, हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रीसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बेरियम सल्फेट में BaSO4 के सफेद
अविलय, अविलय मतलब जो पानी में घुलते नहीं है, अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, बता रहा हूं मैं तुमको आज बोर्ड से पहले ही कि पेपर में आता है ये अभिक्रिया क्या होती है, प्लस इसके उदाहरण बताओ, तो उदाहरण हमारे ये है। ठीक है ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसमें एक एग्जाम्पल और होता है के आई का, और एक होता है के आई, ठीक है ना, और एक होता है मेरे पास में लेड नाइट्रेट, है ना, उसका विलियन, किसका, PbNO3 का विलियन, है ना, जब हम लेते हैं और डालते हैं तो इसमें भी PbI का बनता है अवक्षेप। क्या बनता है, PbI का अवक्षेप बनता है। ठीक है ना, और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो वहां पर पीला बनता है विलियन अवक्षेप, वो बताऊंगा बाद में। ठीक है ना, वो रिएक्शन आएगा ना तो मेरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा वीडियो, उसमें लाऊंगा। ठीक है ना, तो ये ना विस्थापन, द्विविस्थापन और ये हमारा अवक्षेपण खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब इसके बाद में आता है द्विविस्थापन। क्या आता है बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, आप इसको कॉपी करो। ठीक है ना, देखो सुनो, इसके बाद में क्या आता है, तो विस्थापन और द्विविस्थापन के बाद में आता है तुम्हारा अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्या आता है, अपचयन उपचयन आता है तुम्हारा रिएक्शन। ठीक है ना, तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन में आपको ये याद रखना है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होता है, उपचयन। देखो ध्यान रखना, 25 बोर्ड एग्जाम में, है ना, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। इस चैप्टर में से अगर रिडॉक्स रिएक्शन पेपर में नहीं आया तो पेपर ही नहीं है। रिडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया को ही कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, पेपर में आता है जरूर। ठीक है ना, तो उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन O2 की वृद्धि, O2 की वृद्धि या H2 का निष्कासन। ठीक है, निष्कासन कह लो या ह्रास कह लो। ठीक है ना, ह्रास, निष्कासन या ह्रास, उसे हम लोग कहते हैं उपचयन, यानी कि हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है ना, उपचयन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, कार्बन, जितना भी दहन का होता है रिएक्शन, दहन समझते हो ना, जलना, जितना भी दहन का होता है रिएक्शन, कार्बन हो गया, O2 हो गया, क्या बना, CO2, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर तो क्या है, कॉपर, तो कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ये काले रंग का होता है, काले रंग की परत। ठीक है ना, परत चढ़ती है, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर के तार को लो और उसे आग पे करो गरम, देखना उसके ऊपर ना काला काला सा परत चढ़ जाती है, वो काली परत होती है किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब उपचयन अभिक्रिया। देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखो ध्यान से, CuO कौन है, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने H2 डाल दिया, हमने इसमें H2, देखो H2 के पास कुछ नहीं है इधर, यहाँ देखो O घूम रहा है लेकर के, है ना, यानी कि ये क्या है, इसका हो गया उपचयन, किसका, H2 का उपचयन हो गया, अपचयन नहीं। लेकिन कॉपर ऑक्साइड में से O हट गया ना, ऑक्सीजन जिसमें हटता है उसका अपचयन होता है, उसका क्या होता है, तो कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया तो इसका अपचयन हो गया। क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, और H2 जिसके साथ जुड़ गया उसका उपचयन हो गया। अब यहां पर आप एक चीज और समझो, कॉपर ऑक्साइड था प्लस H2 था, तो Cu बना ठोस, प्लस में H2O बन गया, है ना। तो ये जो जिसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है इसका, देखो इसका तुम्हारा अपचयन हो रहा है ना, इसका हो रहा है अपचयन। जिसका अपचयन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकारक बोलते हैं। जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। और जिसका उपचयन हुआ, क्या हुआ इसका, इसका उपचयन हुआ, इसका हुआ उपचयन, इसे हम लोग बोलते हैं अपचायक। ये पेपर में आता है पहचानने के लिए, अपचायक बताओ कौन है इसमें और उपचायक बताओ कौन है इसमें, पेपर में आता है ये।
तो जिसका अपचयन होगा, अपचयन उसका होगा जिसका O हटेगा, ठीक है, ठीक है, और जिसमें O जुड़ जाएगा उसका उपचयन हो जाएगा, तो उसको अपचायक बोलेंगे, उल्टा, ठीक है ना, अपचायक, इसमें चा आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा सबको। इसके बाद में आता है अपचयन। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। या तो ऑक्सीजन वहां से हट रहा होगा तो अपचयन हो जाएगा, जैसे अभी CuO में से हट रहा था ऑक्सीजन, ऐसे, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो भी क्या होता है? उसका अपचयन होता है, ठीक है ना। अब देखो ये रहा, वही एग्जांपल दिया इसमें, है ना, यहाँ पर CuO लिया प्लस H2 लिया, तो इसका क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है, इसका, और इसका क्या हो रहा है? इसका उपचयन हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, तो अपचयन और इसका हो रहा है अपचयन, है ना, अपचयन इसका हो रहा है। Cu क्या, Cu में से क्या हुआ? Cu देखो, Cu में से O हट गया, Cu में से O, तो इसका हो गया अपचयन, सॉरी, हाँ अपचयन हो गया। और H2 मैंने उल्टा लिख दिया इसमें, देखो यहाँ क्या लिखा है? उपचयन, तो H2 का क्या हो गया? उपचयन, और इसका CO का क्या हुआ? देखो CO का क्या हुआ? अपचयन, है ना, CuO का हो गया अपचयन, लिखा है ना अपचयन, तो जिसका अपचयन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक। फिर से मैंने तुम्हें समझा दिया, ऑक्सीकारक। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया उसका उपचयन हो गया, तो इधर वाले को ही बोलते हैं दोनों चीज, अपचायक और सॉरी ऑक्सीकारक, इसको बोलेंगे अपचायक, है ना। तुम कभी इधर वाले को बोलने लग जाओ कुछ ना कुछ, इसे मत बोलना कुछ भी, ये तो बना है, ठीक है ना, उत्पाद। तो अब यहाँ पर क्या, अपचयन हो गया और उपचयन हो गया, तो यहीं पे एक शब्द आता है रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या आता है? रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होते हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बोल दिया, लिख लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपका ये वाला है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है किसका बताओ? रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन जो मैंने अभी बोला परिभाषा वो लिख करके इसके नीचे ना ये एग्जाम्पल छाप देना, ठीक है ना। ये एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन कहाँ देखने को मिलता है। पहला आता है संक्षारण, जंग लगना, अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, ठीक है ना। संक्षारण क्या होता है? देखो, जब कोई धातु ऑक्सीजन या फिर आर्द्रता मतलब नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो क्या होता है? धातु के ऊपर लेयर चढ़ जाती है। क्या होती है? परत उसकी कमजोर होती है क्योंकि उसमें एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना। हम कहते हैं संक्षारित हो गया। क्या हो गया? जैसे कि एम्फीता है ना, इसमें ऑक्सीजन में आता है, इसकी ऊपर की लेयर कमजोर हो जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाती है और वो Fe2O3 जंग की एक लेयर बनाती है, तो हम कहते हैं लोहा संक्षारित हो गया। क्या हो गया? है ना, संक्षारण बोलते हैं उसको। तो क्या होता है? लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। कोई चांदी वगैरह का ना आभूषण वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? काली परत चढ़ जाती है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है ना, ध्यान रखना, तांबे के ऊपर क्या होती है? हरी परत चढ़ती है क्योंकि वो कॉपर जो होता है ऑक्सीजन से करके रिएक्शन CO2 है ना, ये बनाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? परत चढ़ती है हरी। ये सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। अब इससे बचेंगे कैसे? संक्षारण से बचने के लिए पेपर में आता है कि बताओ संक्षारण क्या होता है और उससे कैसे बचा जाएगा, उपाय बताओ। तो भैया तुमको क्या करते हो? यसेद लेपन, यसेद वही जो हमने तुम्हें कल सिखाया था, एनोडाइजिंग करते हैं उसको, ठीक है ना। विद्युत लेपन कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना अंग्रेजी में। और पेंट कर देते हैं ना, गेट वगैरह होता है, पेंट करते हैं गेट पे। क्यों करते हैं पेंट गेट पे? ताकि जंग न लगे, संक्षारण से बचाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। धातुओं को बचाया जा सकता है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, वक्रित गंधिता, हम इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है ना, यानी कि वक्रित गंधिता। खाना खराब हो जाता है, आज बना दो गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में खाना क्या होता है? खराब जल्दी होता है ना। सुबह को बनाया और अगर उसको आपने फ्रिज में ना रखा, फ्रिज में ना रखा तो शाम तक क्या हो जाता है? उसमें से स्मेल आना शुरू होता है। हम कहते हैं खाना क्या हो गया? वक्रित गंधित हो गया, ठीक है ना। यानी कि वसा युक्त या तेलिया, जो तेल में बना है, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित होता है। क्या होता है? उपचयित हो जाता है, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। और हम कहते हैं वो वक्रित गंधित हो गया ना, हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में
परिवर्तन हो जाता है, इसे वक्रित गंधीयता कहते हैं। ठीक है, चिप्स वगैरह आता है ना पैकेट में, उसमें हवा रहती है, हवा क्यों भरते हैं उसमें? उसमें हवा कौन सी होती है, गैस कौन सी होती है उसमें? उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है ना, तो उपचयन से बचाने के लिए, उपचयन से उसमें गैस भरते हैं और हम उसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये अच्छा नाम है, पेपर में आता है ना, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक सबको ध्यान रखना है, पेपर में आएगा, बताओ एग्जांपल तो N2 बोल देना। ठीक है, ऑक्सीजन को अभिक्रिया करने से रोकता है। तो वक्रित गंधीयता से बचाने के लिए क्या करते हैं यूज? तो प्रतिऑक्सीकारक उपचयन से बचाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन से करके रिएक्शन खराब हो जाता है। वक्रित गंधीयता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से बचाता है, उपचयन से बचाता है। उपचयन से वायुरोधी बर्तन में रखते हैं खाना। वायुरोधी मतलब ऐसा कोई बर्तन जिसमें अंदर हवा बिल्कुल भी ना जाए, टाइट कंटेनर में ना, एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं उसे अंग्रेजी में। हवा में ना जाए, रहे संपर्क में, तो वो रिएक्शन करेगा नहीं, तो क्या नहीं होगा, उसका वक्रित गंधीयता नहीं होगा। ठीक है ना, और क्या है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं चिप्स में। ठीक है ना, जो भी आप नमकीन वगैरह खाते हो उन सब में क्या करते हैं, वो N2 गैस भरते हैं। कौन सा भरते हैं? तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सा गैस? ठीक है ना, पेपर में आता है, बताओ कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। प्रतिऑक्सीकारक है ये। शीतलन द्वारा, कहाँ रखते हो खाना? फ्रिज में। अगर हम किसी चीज को रखते हैं फ्रिज में तो भी वो क्या नहीं होता, स्वाद उसका चेंज नहीं होता, खराब नहीं होता ना वो, तो प्रतिऑक्सीकारक नहीं होता। ठीक है ना, तो ये सारे ना कॉन्सेप्ट थे हमारे। ठीक है ना, और हमारा क्या हो गया, समाप्त। आपने पूरा क्या करा, रिवीजन। ठीक है ना, इस प्रकार से वन शॉट में हमारा ये चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है ना, हाँ खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अगले क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, इस चैप्टर से बेस्ड बहुत सारे बड़े बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे बताओ? क्वेश्चन, यानी टोटल 2 वीडियो हो जाएगी, एक में पूरी थ्योरी कॉन्सेप्ट और दूसरे में उस थ्योरी कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आप इस लायक हो जाओगे कि बोर्ड में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे इजीली कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, और शेयर करें भाई दोस्तों को। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।